नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपके सामने एक बार फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंथम के बारे में। तो बेंथम को एक महान सुधारक कहा जाता है। उसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में बेंथम एक महान सुधारक था, और अगर सुधारक था तो उसने कौन कौन से सुधार किए। आज हम उन्हीं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है बेंथम एक महान सुधारक। बेंथम एक महान सुधारक। हम तो बेंथम की बात कर रहे हैं कि क्या वास्तव में बेंथम एक महान सुधारक था। उसकी बात अगर हम करते हैं तो वास्तव में कहते हैं कि बेंथम एक महान सुधारक था। अब इसने कौन कौन से सुधार किए कि इसे एक महान सुधारक की श्रेणी में रखा गया, तो हम उनको ही जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कौन कौन से सुधार किए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बेंथम की बात करें तो इनके पहले सुधार देता हूं, शासन संबंधी सुधार। शासन संबंधी सुधार जो इन्होंने शासन संबंधी सुधार किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहली बात, इन्होंने लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र स्थापित करने की बात कही है। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर सकता, उसके लिए क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, तब ही जनता की सुख की बात हो सकती है। क्योंकि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसकी बात की, और वो लोकतंत्र में अर्थात जनता के शासन में भी ही संभव है। तो इन्होंने शासन संबंधी सुधारों में अगर हम बात करें तो पहला जो इनका सुधार था वो क्या था, राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना। राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना का सुझाव। ये स्थापना की बात की इन्होंने, पहला सुधार है इनका राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना। इसके अलावा उन्होंने संसद को एक सदनीय बनाने की बात कही। जहां संसद दो सदनीय होती है उसके स्थान पर कितने होनी चाहिए, संसद एक सदनीय होनी चाहिए। संसद एक सदनीय होनी चाहिए, सदनीय होनी चाहिए। वो कहते हैं कि दो सदन फालतू का खर्चा है, कोई मतलब नहीं है। एक सदनीय होनी चाहिए, केवल वही संसद होनी चाहिए जो लोग चुन करके भेजते हैं, और उनका चुनाव होना चाहिए। वो कहते हैं कि उनका वार्षिक चुनाव होना चाहिए, हर साल उनका चुनाव होना चाहिए। तो तीसरा सुधार इन्होंने जो किया वो क्या किया, इनका वार्षिक चुनाव होना चाहिए। तो संसद का क्या कहा है इन्होंने, संसद का वार्षिक चुनाव होना चाहिए। वार्षिक चुनाव होना चाहिए, वार्षिक चुनाव होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो एक तो संसद एक सदनीय होनी चाहिए, संसद का वार्षिक चुनाव होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या कहा इन्होंने वो बात कर लेते हैं हम। तो अगर हम देखते हैं डी, तो उसमें क्या देखे कि देखिए मतदान के लिए, अब जब चुनाव होगा, वार्षिक चुनाव होगा, तो मतदान कैसा होगा, मतदान हमेशा गुप्त होना चाहिए। गुप्त मतदान प्रणाली का, गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया इन्होंने। किसका समर्थन किया है, गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया है। इन्होंने कहा जब हम संसद को चुनते हैं वो गुप्त मतदान प्रणाली के अनुसार चुनी जानी चाहिए, और उनका हर वर्ष चुनाव होना चाहिए, और सिर्फ एक ही सदनीय संसद होनी चाहिए, और प्रजातंत्र होनी चाहिए। तो प्रजातंत्र होगा अर्थात संसदात्मक शासन की बात कही है इन्होंने। तो प्रजातंत्र, संसद का शासन, संसद भी कैसी,
एक सदनीय, और उसका चुनाव कैसे होना चाहिए? गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होना चाहिए। अब चुनाव में वोट कौन देंगे? तो उन्होंने कहा कि सभी जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या कहा है? सभी पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़े लिखे नागरिक, सभी पढ़े लिखे नागरिक को मतदान का अधिकार होना चाहिए, को मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो सभी पढ़े लिखे नागरिकों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे ही नागरिक ही समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। ये यहां पर बिना पढ़े लिखे असाक्षर व्यक्तियों को मतदान का समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय शासन है, उसमें सुधार किया जाने की आवश्यकता है। तो इन्होंने स्थानीय शासन के संदर्भ में भी कहा कि स्थानीय शासन में सुधार, स्थानीय शासन में सुधार की बात भी इन्होंने कही। तो हम कह सकते हैं कि शासन संबंधी इसके जो सुधार है, शासन संबंधी इन्हें सुधारों की जो बात की है, शासन संबंधी सुधारों की बात की है, उसमें राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की बात की है, संसद को एक सदनीय बनाने की बात की है, संसद का चुनाव वार्षिक रूप से होना चाहिए, हर वर्ष होना चाहिए, गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन इन्होंने किया है, और सभी पढ़े लिखे नागरिकों को अर्थात सभी शिक्षित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, और स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। ये शासन संबंधी इनके सुधार है, इसलिए इन्हें बेंथम को एक महान सुधारक कहा जाता है। अब हम देखते हैं इनके अलावा इनकी न्याय प्रणाली और कानून प्रणाली का क्या क्या सुधार की बात करते हैं, आगे हम देखते हैं। तो इनका दूसरा जो सुधार देखेंगे हम कि इन्होंने दूसरे किस सुधार की बात कही है, तो दूसरा है कानून संबंधी सुधारों की बात कही। इन्होंने कानून संबंधी सुधार, कानून संबंधी सुधार, कानून संबंधी सुधार। अब ये कानून संबंधी सुधार कौन कौन से कानून संबंधी सुधारों की बात करते हैं? तो ये कहते हैं कि कानूनों का निर्माण हमेशा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर कहना चाहिए। देखो क्या इनका जो मेन फंडा है वो सुखवाद का सिद्धांत का है। सुख कब मिलेगा? जब कानून ऐसा हो जो सभी के हित का ध्यान रखे, सभी के अधिकतम व्यक्तियों के सुख की कामना से संदर्भित कानून होना चाहिए। तो कानून का निर्माण सार्वजनिक हित में होना चाहिए। कानून का निर्माण, तो इनका पहला है कानून का निर्माण, कानून का निर्माण सार्वजनिक हित में होना चाहिए, सार्वजनिक हित में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सार्वजनिक हित में होना चाहिए। अब कानून का निर्माण होगा, लेकिन क्या कानून का निर्माण वैसे ही हो जाएगा? इन्होंने कहा है जो कानून का निर्माण हो, बी पॉइंट इसी में क्या कह दिया कि जो कानून बने वो लिखित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लिखित होने चाहिए। उनको एक संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, उनको एक सजोकर रखना चाहिए, लिखित रूप में रखना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कानूनों की बात करते हैं कि कानूनों को अलग अलग रूप होना चाहिए। नागरिक कानून होने चाहिए, फौजदारी कानून अलग होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून अलग होने चाहिए, संवैधानिक कानून अलग होने चाहिए। इस तरह कानूनों को ये लिखित और संहिताबद्ध करने पर इन्होंने जोर दिया है। तो दूसरा आपको समझ में आ गया किन किन आधारों पर वो मैंने आपको बताया, संवैधानिक कानून, नागरिक कानून, फौजदारी कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून की ये बात करते हैं। इसके अलावा कानून कैसे होने चाहिए? जनता के आशाओं के अनुरूप होने चाहिए, जैसे जनता चाहती है।
उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होने चाहिए, उनकी उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। तो कानून है, तो तीसरा पॉइंट लिखते हो, कानून जनता की उपयोगिता के आधार पर होने चाहिए। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। कानून का निर्माण कैसे होना चाहिए? जनता की उपयोगिता के आधार को ध्यान में रखना होना चाहिए, और कानून के संदर्भ में आपस में विरोध नहीं होना चाहिए। कानून के संबंध में वह कानून का निर्माण नहीं हो जिससे आपसी विरोध हो। तो कानून का के संबंध में विरोध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विरोध नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। तो कानून के संबंध में क्या नहीं होना चाहिए? विरोध नहीं होना चाहिए। कानून जनता की उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। कानून संहिताबद्ध लिखित होने चाहिए। अलग अलग कानून, फौजदारी कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, नागरिक कानून, वो कानून होंगे, और इनका निर्माण सार्वजनिक हित में होना चाहिए। और कानून का सामान्यतः लोगों को पालन भी कराना चाहिए। कौन कहता है? बेंथम कहता है। इसके अलावा न्याय प्रणाली में भी इन्होंने कुछ सुधारों की बात की है। अब देख लेते हैं, कानून से ही न्याय बनता है। तो तीसरा इनका जो सुधार है वो है न्याय संबंधी सुधार। न्याय संबंधी सुधार की बात कर लेते हैं। न्याय संबंधी सुधार क्या कह रहे हैं? ये न्याय संबंधी सुधारों में क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये कहते हैं कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, जो ये न्याय कौन देता है? न्यायाधीश। अब न्यायाधीश की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। केवल गुणी व्यक्तियों को ही न्यायाधीश बनाना चाहिए। उनकी योग्यता और निष्ठा को परखना चाहिए, उनके चरित्र को परखना चाहिए, उसके बाद उन्हें न्यायाधीश बनाना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार क्या क्या बता रहे हैं? ये आधार, एक तो गुण, योग्यता और चरित्र, इन तीनों चीजों को परख करके किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना चाहिए। वो गुणी होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए, और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर न्यायाधीश का चरित्र ही अच्छा नहीं होगा तो वो किसी भी रूप से अच्छा न्याय कर ही नहीं सकता, वो भ्रष्टाचारी होगा। तो इसलिए उसमें गुण, योग्यता और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, इसकी बात कही है। और न्याय को क्या होना चाहिए? देखिए, न्याय में ज्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए, खर्च नहीं होना चाहिए, तो न्याय सुलभ होना चाहिए। न्याय सुलभ, सस्ता और जल्दी मिलने वाला। ये नहीं आज की तरह कि सालों बीत जाते हैं, आदमी की मृत्यु हो जाती है, तब तक भी उसको न्याय नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न्याय सुलभ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और जल्दी मिलने वाला होना चाहिए। ये भी इन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार की बात कही है। इसके अलावा इन्होंने दंड व्यवस्था में भी सुधार की बात कही है। उनकी दंड व्यवस्था के संबंधी सुधार देख लेते हैं। ये इनके न्याय संबंधी सुधार थे। इन आधारों पर क्या होगा? न्यायाधीशों की निरंकुशता पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। न्यायाधीशों को निरंकुश नहीं होना चाहिए। उन पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है, उनकी भी इन्होंने बात की है। तो न्यायाधीशों की निरंकुशता की भी इन्होंने बात की है। अब हम देखते हैं इनके दंड संबंधी सुधार। दंड, अब देखिए, दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जो दंड है, दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए। अनुपात में होना चाहिए। देखिए, जो दंड दे वो ऐसा नहीं कि दंड
अपराध छोटा सा और उसके लिए बहुत बड़ा दंड दे दिया, ये गलत बात है। दंड कैसा होना चाहिए? अपराध के अनुपात में होना चाहिए। अपराध को ध्यान में रखते हुए ही दंड देना चाहिए और दंड निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरी क्या है? दंड में निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? कि दंड अपराध के, जो भी अपराध करता है उसके अनुपात में होना चाहिए, दंड में निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए और दंड सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखकर देना चाहिए। तीसरी क्या बात है? दंड सार्वजनिक कल्याण को, सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रख कर देना चाहिए। दंड ऐसा दे जिससे सभी का कल्याण हो, इस तरह का दंड देना चाहिए, है ना। दंड कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखकर दंड व्यवस्था होनी चाहिए। जन भावनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या? दंड क्या नहीं होना चाहिए? जन भावनाओं के विरुद्ध, मतलब सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए, जन भावना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जन भावना के विपरीत नहीं होना चाहिए, विरुद्ध या विपरीत नहीं होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही है। तो आज हमने इनकी शासन संबंधी सुधार देखे, तो शासन में क्या क्या सुधार देखे हमने, फिर हमने देखे कानून संबंधी सुधार, तो कानून में कौन कौन से, इसके बाद हमने देखे न्याय संबंधी इनके सुधार देखे और इनके दंड संबंधी सुधारों की बात की। इसके अलावा इन्होंने जेल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जेल में जो व्यवस्थाएं कर रखी है उसमें भी सुधार की इन्होंने बात की है। और इन्होंने कहा जो कैदी हैं, है ना, उनके क्रियाकलापों, उनकी रुचियों के अनुरूप उनको निरीक्षण करना चाहिए, उनको सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस बात का भी इन्होंने बात कही है। तो जहां तक इन्होंने एक महानतम सुधारक की भूमिका निभाई है, जहां तक इन्होंने, हम देख सकते हैं कैदियों के लिए भी मानवतापूर्ण रवैये की इन्होंने बात कही है कि कैदियों को शिक्षित किया जाना चाहिए, उनमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके अंदर मानवता के गुण बनने चाहिए। तो इन्होंने जेल संबंधी सुधार भी किए हैं। आपको मैं यही लिख देता हूँ, चौथा पॉइंट है इनका जेल संबंधी सुधार। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेल संबंधी सुधार, फिर भी आप एक बार याद रखना, इन्होंने जो जेल की जो व्यवस्था है उसमें क्या कहा है? अपराधियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित करना। क्या करे? और उनके साथ मानवीयता का व्यवहार, मानवीयता और सुधारात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। सुधारात्मक और मानवता के व्यवहार की बात इन्होंने कही है कि जेल में है जो कैदी हैं उनके साथ कैसे अपराधियों के साथ को शिक्षित करना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए, सुधारात्मक व्यवहार करना चाहिए। अब ये इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंथम वास्तव में एक महान सुधारक है। एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं कि देखो, बेंथम ने शासन संबंधी सुधार दिए। शासन में कौन कौन सुधार की बात की है? बेंथम ने शासन में सबसे पहले राजतंत्र के स्थान पर किसकी बात की है? इन्होंने राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की बात की है। इसके बाद इन्होंने संसद की बात की है। संसद में द्विसदनात्मक की जगह एक सदनात्मक संसद की बात कही है। इसके अलावा इन्होंने हर वार्षिक मतदान की बात की है कि वार्षिक चुनाव होने चाहिए संसद के। इसके बाद इन्होंने गुप्त मतदान की बात की है और मतदान का अधिकार किसको मिलना चाहिए? सिर्फ साक्षर और शिक्षित व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ये इन्होंने शासन संबंधी सुधारों की बात की है। इसके अलावा इन्होंने कानून संबंधी सुधारों की बात की है कि कानून कैसे होने चाहिए? कानून ऐसे होने चाहिए जो सार्वजनिक हित में हो।
और उनका संहिताकरण किया जाना चाहिए, उनको लिखित रूप से लिखा जाना चाहिए। उनको अलग अलग भागों में कानून, जैसे फौजदारी कानून है, नागरिक कानून है, संवैधानिक कानून, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके लिखना चाहिए। और कानून जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले होने चाहिए। कानून की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट लिखित होनी चाहिए, जिससे व्याख्या करने में और उसको गलत तरीके से यूज ना किया जा सके। इसलिए उसकी भाषा सरल और सुलभ होनी चाहिए, जनता को समझ में आनी चाहिए। इस तरह की भाषा का उपयोग की बात इन्होंने कही है। इसके अलावा न्याय प्रणाली में इन्होंने कहा है कि न्यायाधीश कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, अच्छा चरित्रवान होना चाहिए, तभी न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। इसके अलावा इन्होंने दंड व्यवस्था में भी सुधारात्मक दंड की बात इन्होंने कही है कि जो अपराधी है उनको जो दंड दिया जाना चाहिए वो कैसा दिया जाना चाहिए, अपराध के अनुपात में ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि जेलों में भी सुधारात्मक और अपराधियों को भी शिक्षित करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि बेंथम वास्तव में एक महान सुधारक था। उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था में सुधार की बात कही और उनका आज भी बहुत सारी जगह हम उन चीजों को अपनाते हैं और पालन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।